दलित किसान भी हैं, आप इस बात को समझ लें। वो बात अलग है कि उनकी तादाद कम है। हम खुद किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं, जीवन भर किसानी की है और किसानों के दर्द को बहुत बखूबी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान और दलित का कोई रिलेशन नहीं है। मेन बात यह है कि ये जो आंदोलन है, जिन कृषि कानूनों को लेकर के किसान आंदोलनरत है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये देश के हर उस गरीब आदमी का आंदोलन है जिसको आने वाले टाइम में रोटी और भूख की चिंता है। इस देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग इसी धंधे पर जो है आश्रित हैं कि कैसे उनका पेट भरेगा। जब इन कृषि कानूनों का आने वाले समय में इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो निश्चित रूप से गरीब आदमी भी इससे प्रभावित होगा। आपने देखा होगा कि जब जब भी कहीं पर किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ की सरकारें छापेमारी करती हैं, और छापेमारी इसलिए होती है कि जमाखोरों को पकड़ा जाए। लेकिन जमाखोरों को अगर खुद ही सरकार लाइसेंस देने की बात करेगी तो जमाखोरों को आने वाले समय में पकड़ने का सवाल नहीं बचता। इसलिए गरीब जनता भी इसका शिकार बनेगी और गरीब जनता को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सर, आपने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है और आज पूरा देश निजीकरण की तरफ जा रहा है। आप एक बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं और आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो इस निजीकरण को कैसे रोका जा सकता है? निजीकरण को रोकना तो सभी की चुनौती है, और निजीकरण एक बीमारी है इस देश के अंदर। और निजीकरण कुछ नहीं है, निजीकरण आरक्षण को समाप्त कराने का एक प्रावधान है। सरकार की एक सोची समझी नीति है। पहले इस नीति को कांग्रेस के ज़माने में बढ़ाया गया और उस बढ़ाई हुई नीति को वर्तमान केंद्र की सरकार जो है उसको बढ़ावा दे करके उसको आगे ले जाने का काम कर रही है। इस निजीकरण को जहाँ तक रोकने का सवाल है, ये निजीकरण सरकार की नीतियों को बल देता है, उद्योगपतियों को बढ़ावा देता है, और ये जहाँ तक इसको रोकने का सवाल है, ये जब ही रुक पाएगा जब यहाँ का गरीब तबके के सारे लोग इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिल जाए तो फिर आपकी लड़ाई तो खत्म हो जाएगी ना सर? नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था होने के बावजूद भी जो दलितों का उत्पीड़न है वो बंद नहीं होगा। जो सरकारी नौकरियों में उनको जो है सुविधाएं मिलती हैं वो तब भी बंद नहीं होगी। उनकी संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन उनको मिलने वाली पगार प्राइवेटाइजेशन में नहीं बढ़ सकती, किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकती। उनका शोषण बंद नहीं हो सकता। देखिए, प्राइवेट में सरकारी में जो सबसे बड़ा एक फ़र्क है वो ये है कि जॉब की सिक्योरिटी किसी भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में नहीं है। वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो बराबर हो सकता है। आरक्षण अगर लागू कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो प्रतिनिधित्व तो बराबर हो सकता है, अनुपातिक हो सकता है, लेकिन शोषण बंद नहीं हो सकता। इसलिए शोषण को बंद करने के लिए और लोगों को अस्थायी रोजगार देने के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनका होना बेहद ज़रूरी है। सर, आपको क्यों लगा कि दलितों को भी समर्थन करना चाहिए किसान आंदोलन? देखिए, दलितों को भी किसान आंदोलन के समर्थन की जहाँ तक बात है, आप जैसे पत्रकार जो बहुजन पत्रकार हैं वो बहुत मुस्तैदी से इस मुद्दे को पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से ये किसान आंदोलन उफान पर आया है, क्योंकि मीडिया तो दिखा नहीं रही, जो गोदी मीडिया है उसने तो दिखाया नहीं। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बढ़ा है तो इसके बढ़ने का एकमात्र कारण है हमारा बहुजन मीडिया, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से इसका प्रचार हुआ। दलितों के भी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो छुटपुट तरीके से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान भी नहीं हो रही और वो समर्थन भी कर रहे हैं, वो शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं बन पा रहा है कि आने वाले समय में जब कभी दलितों के मुद्दे को लेकर के कोई आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में इन किसानों को भी याद दिलाया जा सके कि हम भी तुम्हारे साथ थे। इसलिए इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर के किसानों को इस बात का एहसास कराना कि देश के दलित उस समय जब आप कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर के आंदोलनरत थे, जब आपके साथ खड़े थे, इसलिए भविष्य में
आने वाले समय में भी जब भी कभी दलित आंदोलन उस तरीके के मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पटल पर होगा तो इन किसान नेताओं को याद दिलाने में ये मुहिम, दलित आंदोलन का किसानों को दिया गया समर्थन, इनको याद दिलाया जा सकता सर, है। आप इतनी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, जब ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई गाजीपुर बॉर्डर पर भीम आर्मी के कुछ लोग जाते हैं और किसानों ने कहा कि हमें इनका समर्थन चाहिए नहीं, और पुलिस ने उन्हें पीटा, मारा और जेल में बंद करा। धीरे धीरे इनको समझ में आ रही है, इनको धीरे धीरे अब समझ में आ रही है। अब इनको धीरे धीरे जन आंदोलन बनाने की समझ में आ रही है। जब इनका टेंट उखड़ने वाला था, जब इनकी चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही थी, उस समय के बाद इनकी सोच में परिवर्तन हुआ है। आप पत्रकार होने के नाते आपने महसूस भी किया होगा कि इनके वक्तव्य में भी परिवर्तन हुआ। और अगर ऐसा ना होता तो जिस दिन टेंट उखड़ने वाला था 28 तारीख को, उससे अगले दिन जितने भी राजनीतिक सत्ता के लोग वहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए आए, इन्होंने किसी को भी वहाँ से भगाने का काम नहीं किया। इन्होंने किसी को भी ये कहने का काम नहीं किया कि आपकी हमारी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने उस ज़रूरत को महसूस किया और सभी ने पहले मना किया था, लेकिन उस दिन मना नहीं किया क्योंकि इनको उस दिन लग रहा था कि जब तक देश के हर नागरिक का सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त नहीं होगा तब किसी भी दिन लाठी चला करके पुलिस इनके आंदोलन को समाप्त कर सकती है। सर, एक सवाल है, पिछले 2-4 वर्षों से इस सरकार से कभी कोई ऐसी मांग मुस्लिम दलितों ने नहीं की और न सरकार को कोई ऐसा मेमोरेंडम दिया। आखिर क्या कारण है कि राज्यसभा के अंतिम दिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने जोर जोर से कहा, सवाल भी भाजपा के नेता GL नरसिम्हा राव ने उठाया और जवाब भी मंत्री ने दिया, और कल बिहार के एक राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी दिया, जो आज के अखबार में है, कि जो भी दलित कन्वर्जन करके अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएगा उसको हम इस अधिकार से वंचित कर देंगे। आखिर ऐसे समय में ये बयान क्या मतलब रखता है जबकि कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा? देखिए, उनको जो मैंने अभी कहा है, उनको सबसे बड़ा डर ये है कि इस सरकार के आने के बाद अलग अलग समय पे जिन जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जैसे CA के मुद्दे पर, NRC के मुद्दे पर, NPA के मुद्दे पर पहले मुस्लिमों को परेशान किया गया, दलितों के मुद्दे पर तमाम आरक्षण के नाम पर, SC/ST एक्ट के नाम पर, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के नाम पर तमाम तरीके के मुद्दे देश के अंदर आए हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्गों को जिस तरीके से इन्होंने परेशान करने का काम किया है और अब किसान आंदोलन में हैं। अब इनको आने वाले समय के लिए चुनौती और ये डर लग रहा है कि जितने लोगों को आज तक हमने परेशान किया है, जितने वर्गों को आज तक हमने परेशान किया है, कहीं गलती से अगर ये सारे वर्ग एक दूसरे के सहयोगी बनकर के रोड पर आ गए तो आने वाले 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में और आने वाले राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। इसलिए वो इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं ताकि अलग अलग लोगों को प्रताड़ित जो वर्गों के अंदर इन्होंने किया है, कहीं ये एक दूसरे का सहारा ना बन जाए। और ये जो आज से पहल है, ये पहले बेशक कांग्रेस की तरफ से मैं तो मानूंगा, क्योंकि ये डॉक्टर उदित राज जी जब तक ही किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब तक वो किसी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, जब तक उनकी किसी भी चलाई हुई मुहिम को ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर राजनीतिक मुहिम है। मुझे भी उन्होंने लेटर डाल करके बुलाया है, लेकिन जो मैं जमावड़ा देख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो कांग्रेस से संबंधित हैं अलग अलग प्रदेशों से। लेकिन ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति जो है कांग्रेस निजीकरण को समाप्त कर पाएगी अपने मैं वही कहने वाला था कि ये निजीकरण का विरोध करने के लिए जो चीज़ें जमावड़ा हो रहा दिख रहा है, सच्चाई तो ये इस देश के अंदर निजीकरण की जननी ही एक कांग्रेस है। इस देश के अंदर निजीकरण की शुरुआत करने वाले ये लोग हैं। जब ग्लोबलाइजेशन के नाम से, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो हमारे देश में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, जब ये इस देश के वित्त मंत्री थे, तो इन्हीं के समय पे तो इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। आज भाजपा ने उस बीमारी को आगे इसलिए बढ़ाया कि जिन लोगों ने इस बीमारी की शुरुआत की वो इसका विरोध किसी भी सूरत में करने के लिए नहीं उतर पाएंगे, और यही हो रहा है। कांग्रेस आज निजीकरण का विरोध नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने 10 साल के राज में, आपको पता होगा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब शिमला के अंदर मीटिंग हुई, जब इनकी सरकार 2004 में वापसी आई थी, तो उस समय पे इन्होंने ये एक प्रस्ताव पास किया था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम निजीकरण लागू करेंगे। और उस ज़माने में हम उस समय की तत्कालीन जो अधिकारिता मंत्री थी
सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मीरा कुमार जी, उनसे बहुत बार हमने मीटिंग की और हमने उनकी याद दिलाई कि आपने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में लौट आई, चूँकि उस टाइम भी ये भाजपा के चक्कर में फंस चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बन चुकी थी। उस समय इन्होंने जो वादा किया था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम निजीकरण की बात करेंगे और इसको देश के अंदर लागू करेंगे। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रहने के बाद ये फिर दोबारा सो गए, और जब ये दोबारा फिर सो गए, ना तो निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला और निजी कंपनियों को यानी विदेशी निवेश को तो कांग्रेस ने आमंत्रित किया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो आज अडानी और अंबानी की बात हो रही है और जो आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम दो और हमारे दो, तो जो जिन दो की बात वो कर रहे हैं, ये दो कोई रातों रात पैदा नहीं हुए, ये रातों रात कोई अरबपति नहीं बने। इनको आगे बढ़ाने का काम तो कांग्रेस ने ही किया है, इनको धरती पर लाने का काम तो कांग्रेस ने ही किया है। वो बात अलग है कि उस समय इनको पर्दे के पीछे से छूट दी गई और अब उनके बढ़ने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज हो गई, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है। फाइनल कमेंट के इस लड़ाई में अगुवाई कांग्रेस नहीं कर सकती है या कर सकती है? इस अगर गलती का उसको एहसास हो जाए निजीकरण के मामले में कांग्रेस कभी भी इस लड़ाई की अगुवाई नहीं कर पाएगी।